इलॉन मस्क आज के टाइम में कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके थ्रू वो शायद भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है या फिर खुद भगवान बनने जा रहा है। इलॉन मस्क जैसे कि आप लोगों को पता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत टैलेंटेड है, टेक बिलियनियर है और उसने अपने लाइफ में जितने भी कंपनीज बनाए हैं ना वो हर एक हाईली सक्सेसफुल है। जैसे कि उसने स्पेस एक्स बनाया जिसके थ्रू उसने रियूजेबल रॉकेट बनाया, जिसके थ्रू उसने एक्चुअली जो स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रैवल है ना उसका कॉस्टिंग कम किया। फिर उसने बैटरी कार लाया जहां पर सभी बड़ी कंपनीज एक टाइम पर ये फाइट कर रहे थे कि इंजन कितना ऑप्टिमाइज हो सके, कितना माइलेज वगैरह बढ़ाया जा सके। वहां पर उसने इंजन ही हटा दिया और उसके जगह बैटरी ला दिया। सिमिलरली उसने टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाया क्योंकि उसका ये कहना है कि जो ह्यूमन है ना वो 24 घंटे तक एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, उसको रेस्ट वगैरह चाहिए होता है। लेकिन वहीं पर एक रोबोट को रेस्ट नहीं चाहिए होता है, उसको जब तक आप पावर सप्लाई दोगे वो 100% एफिशिएंटली काम करेगा। न्यूरालिंक एक और कंपनी है इलॉन मस्क का। इसके थ्रू जितने भी डिसेबल्ड आदमी है ना दुनिया में, तो उसके ब्रेन के अंदर एक चिप लगाया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो लोग डिसेबल्ड होते हैं ना तो ब्रेन क्या करती है, ब्रेन एक्चुअली सिग्नल भेजती है डिफरेंट ऑर्गन्स को आपके बॉडी में और उनको ये कहती है भाई तेरा ये काम है तो ये कर। अब किसी कारण से वो जो सिग्नल है ना, वो जो इंफॉर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर मसल तक, पर्टिकुलर ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाती है और इसी वजह से कोई आदमी गूंगा होता है, कोई लोग अंधा होता है, किसी का हाथ नहीं चलता है, किसी का पैर नहीं चलता है, क्योंकि ये जो सिग्नल है वो पहुंच नहीं पाता है। तो न्यूरालिंक में इस चिप के थ्रू क्या किया जाता है कि जो सब ब्रेन के इंफॉर्मेशन या फिर सिग्नल्स उस मसल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मान लो कोई आदमी गूंगा है तो उस मसल तक वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है और इसी वजह से वो आदमी नहीं बोल पा रहा है। और ऐसा एक टेस्ट भी किया गया था। तो वो चिप क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से कलेक्ट करके उसको आउटर वर्ल्ड में थ्रो करता है ताकि बाकी सब जो लोग हैं ना वो उसकी बातों को समझ सके। There we go. I'm talking to you with my mind. Nice work. What was different there? And that's easy in my head. Putting more effort in, more intention. It's modulating your neural signals more. I am the very model of a modern major general. इवन कोई अगर चल नहीं पा रहा है, उसका पैर का कोई मसल डैमेज हो गया है, तो ये जो चिप है न्यूरालिंक का, ये ब्रेन सेल से वो इन्फॉर्मेशन लेके उस पर्टिकुलर मसल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि भाई तुझको चलना है। तो ये जो डिस्कनेक्शन है बिटवीन ब्रेन सेल्स एंड दैट पर्टिकुलर मसल, ये कहीं ना कहीं ये सॉल्व करता है न्यूरालिंक का चिप। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन रिसेंटली इलॉन मस्क ने अपने एक नई कंपनी का अनाउंसमेंट किया जिसका नाम है टेराफैब। अब टेराफैब में एक्चुअली क्या होगा, इलॉन मस्क पहले तो चिप्स बनाएगा। अब उसको चिप बनाने का क्यों जरूरत पड़ गया? देखो, इलॉन मस्क का ये कहना है कि उसको अभी जितना भी चिप का जरूरत है ना, पूरी दुनिया मिलकर उतना चिप नहीं दे सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने चिप बनते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अलग अलग जगह पर जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन इलॉन मस्क का जितना रिक्वायरमेंट है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है और इसीलिए इलॉन मस्क खुद का चिप बनाना चाहता है ताकि कभी भी शॉर्टेज ना पड़े। क्योंकि उसको चिप लगता है अपने स्पेसएक्स के लिए, फिर अपने टेस्ला कार्स के लिए, ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए और जो न्यूरालिंक है उसके लिए भी। लेकिन बात इतना सिंपल नहीं है। इलॉन मस्क का जो विजन है ना वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही जायंट है। अभी आपको समझ में आएगा। इलॉन मस्क ये कह रहा है कि ये जितने भी चिप इलॉन मस्क क्रिएट करेगा वो स्पेसएक्स के थ्रू वो स्पेस में ले जाएगा और वहां पर वो एक डेटा सेंटर बनाएगा। अब ये जो डेटा सेंटर वो बनाएगा, इसके लिए तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए। तो वो क्या करेगा, हर एक जो चिप रहेगा ना उसके साथ एक सोलर पैनल भी कनेक्टेड रहेगा और ये पैनल सूरज से एनर्जी लेगा, अनलिमिटेड एनर्जी, क्योंकि वहां पर सूरज कभी ढलता ही नहीं है। 24 आवर्स उसको ये एनर्जी मिलता रहेगा और इसी एनर्जी से वो जो डेटा सेंटर है ना वो चलता रहेगा। और एस्टिमेशन के हिसाब से जो पहले साल में जितने एनर्जी जनरेट होगा ना वो करीब करीब 100 गीगावाट के करीब होगा और अगले 4-5 सालों में ये जो एनर्जी प्रोडक्शन है ना ये 400-500 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। यहां पर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा मैं किस स्केल के बारे में बात कर रहा हूं। पूरे दुनिया में जितना भी डेटा सेंटर है ना उन सब का कंबाइन यूसेज जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का वो है 20 गीगावाट के करीब और यहां पर हम लोग 400-500 गीगावाट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सोच सकते हो 20 to 30 टाइम्स ज्यादा। अब मेन क्वेश्चन ये है ना कि इतना पावर चाहिए क्यों? देखो, ये जो डेटा सेंटर बन रहा है ना ये बहुत ही ह्यूज है और डेटा सेंटर में सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं होता है, डेटा प्रोसेसिंग भी होता है, एआई कैलकुलेशन भी होता है। लेकिन इन सब डेटा सेंटर में जो एआई कैलकुलेशन किया जाएगा ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ह्यूज लेवल में होगा। एक्चुअली ये जो डेटा सेंटर है ये सिर्फ डेटा सेंटर नहीं बनाया जा रहा है, ये शायद दुनिया का या फिर यूनिवर्स का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। और इस सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए और इस डेटा सेंटर में डेटा वगैरह को प्रोसेसिंग करने के लिए जितना पावर चाहिए ना वो कभी भी धरती से नहीं मिल सकता है, इसीलिए वो स्पेस में ये डेटा सेंटर बना रहा है। अब सवाल यह है कि उसको इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर चाहिए क्यों?
और यहाँ से मेन खेल शुरू होता है। यहाँ से चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा। आप लोग ध्यान से सुनना वो एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखो, हम लोग अभी तक नहीं जानते कि पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, छोटा चीज क्या है। बहुत साल पहले तक हम लोग ये जानते थे कि एटम सबसे छोटा चीज है। उसके बाद ये पता चला कि नहीं, एटम के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं। और उसके बाद भी हम लोग को ये पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मतलब सबसे छोटे चीज नहीं है, उसके अंदर भी क्वार्क्स रहते हैं। और अभी के टाइम में अगर पूछोगे कि सबसे छोटा चीज क्या है, तो प्लैंक स्केल में जो सबसे छोटा चीज है उसी को हम लोग अल्टीमेट ट्रूथ मानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये शायद अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, इससे भी छोटा चीज हो सकता है। और वही चीज इलॉन मस्क ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को यूनिवर्स का सबसे छोटा चीज ढूंढने की जरूरत ही क्या है। देखो, यूनिवर्स का सबसे छोटा चीज, सबसे छोटा पार्टिकल ढूंढने का मतलब ये है कि हम लोग जो यूनिवर्स का इनिशियल बिल्डिंग ब्लॉक है ना, उनको ढूंढ लिया। देखो, अगर हिस्ट्री में देखोगे ना, तो ह्यूमन ने जितना भी छोटा चीज डिस्कवर करते गया तो उतना ही एवोल्यूशन बढ़ता गया। और अगर हम लोगों ने यूनिवर्स का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक ढूंढ लिया ना, तो फिर शायद हम लोगों को बहुत सारे चीजों का आंसर मिल सकता है। जैसे कि फिजिक्स में दो डिवीजन है, एक्चुअली आता तो ये फिजिक्स के अंदर ही है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं बैठता है आज के टाइम में। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स और एक हो गया जनरल रिलेटिविटी। लेकिन हम लोगों ने अगर स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ढूंढ लिया इस यूनिवर्स का, तो शायद इन दोनों में कोई कनेक्शन हम लोगों को मिल सके। इवन यूनिवर्स में जितने भी मिस्ट्रीज है ना, जैसे कि ब्लैक होल, डार्क मैटर, इवन बिग बैंग, इन सब के बारे में भी हम लोगों को पता चल सकता है। इसके अलावा हम लोगों को शायद अल्ट्रा पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर भी मिल सकता है, कोई नया फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल सकता है, कोई नया मटेरियल मिल सकता है, जैसे कि हम लोग साईफाई मूवीज या सीरीज में देखते हैं। लेकिन जो मेन चीज है ना, वो ये है कि शायद हम लोगों को ये पता चल सकता है कि ये जो यूनिवर्स है ये कंटिन्यूअस है या फिर पिक्सेलाइज है। देखो, इस पर्टिकुलर चीज को ना मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं। आप लोग जैसे कोई इमेज देखते हो, वीडियो देखते हो या फिर कोई वीडियो गेम खेलते हो ना, तो हर एक जो चीज है ना वो एक पिक्सल से बना होता है। मतलब बहुत सारे पिक्सल से बना होता है। पिक्सल एक छोटा सा ब्लॉक होता है और ऐसे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पिक्सल मिलाकर एक इमेज बनता है, वीडियो बनता है। या फिर जो सब गेम्स वगैरह खेलते हो ना, वो भी पिक्सल का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर ध्यान से सोचो, वो जो वीडियो गेम है ना जो आप खेल रहे हो, उसके बाहर कौन है? आप हो, आप उसके क्रिएटर हो, आप उसके मालिक हो, आप उसके डिजाइनर हो। तो आप अगर जूम करोगे उस वीडियो गेम को, कितना भी जूम कर लो या फिर इमेज को जूम कर लो, तो आपको सबसे छोटा चीज क्या मिलेगा? एक पिक्सल मिलेगा। उसके नीचे आपको कुछ नहीं मिल सकता है। और वहीं पर जो वीडियो गेम के अंदर जो कैरेक्टर वगैरह है ना, उसके लिए तो वो जानता ही नहीं है कि आप उसका मालिक हो, आप उसके क्रिएटर हो। वो अंदर में जो चल रहा है उसी को अपना एक्चुअल वर्ल्ड मान रहा है और उसको पिक्सल के बारे में नहीं पता है कि वो वर्ल्ड है वो मल्टीपल पिक्सल के थ्रू बना है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वीडियो गेम के अंदर जो कैरेक्टर है ना, उसके लिए मैं उसका भगवान हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में नहीं जानता है, मैं ही उसका क्रिएटर हूँ। और इलॉन मस्क जो है ना, वो सेम चीज मानता है कि हम लोग जो है ना, वो एक सिमुलेशन में रह रहे हैं और हम लोगों को किसी ने बनाया है। नहीं तो हर एक चीज इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? मतलब इतना परफेक्ट है कि अगर छोटा सा भी चीज अपने जगह से हिल जाए ना, तो फिर मतलब रियलिटी चेंज हो सकता है, रियलिटी बेंड हो सकता है। तो इतना परफेक्ट चीज अगर है तो उसको किसी ने तो बनाया होगा, उसका कोई ना कोई तो आर्किटेक्ट होगा और उसी आर्किटेक्ट को वो ढूंढना चाहता है। और अगर ये स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक हम लोगों को मिल जाए ना, तो शायद हम लोग कहीं ना कहीं इस पूरे यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस है ना, उसको ट्रैक डाउन कर सकते हैं। हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये स्पेस जो है ना, इसमें है क्या एक्चुअली। जो सब चीजें जो अभी के टाइम में जो सब हरकतें कर रहा है, जहां पर जो चीज है वो वहां पर क्यों है। और शायद इसके थ्रू हम लोग जो अल्टीमेट पावर होल्ड करता है ना, उस बीइंग को हम लोग ढूंढ सके। तो ये तो हो गया कि भगवान ढूंढने के बाद। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इलॉन मस्क जो है वो कहीं ना कहीं खुद भी भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। और वो कैसे? गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर मेरे वीडियो से आप लोगों को कोई वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है, तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग को अब ये पता चल गया है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो कोई फोर्स नहीं है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो यूट्यूब में जाकर देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो कोई फोर्स नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, स्पेस और टाइम में एक बेंड हुआ है। देखो, मान लो कि आपने एक चादर को बहुत टाइटली बांध दिया ऐसे, और ये है स्पेस और टाइम। अब इस स्पेस और टाइम में मान लो कि आपने अर्थ को रख दिया या फिर कोई भी दूसरे प्लेनेट को रख दिया, तो फिर क्या होगा? वो चादर बेंड हो जाएगा। तो एक्चुअली अर्थ जो कर रहा है ना, वो स्पेस और टाइम में बेंड कर रहा है। और इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ अगर आप छोड़ दोगे, तो फिर वो क्या करेगा? वो खींचा चलाएगा अर्थ की तरफ। और यही होता है एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात है, दुनिया में कोई भी चीज होता है ना, वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू होता है। मतलब
आप अगर पंखा चलाना चाहते हो तो फिर आप स्विच दबाओगे और स्विच दबाने से फिर वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होके पंखा तक जाएगा कि भाई तू चल अभी। और अगर स्विच को बंद कर दोगे तो फिर बोलेगा भाई अब बंद हो जाएगा, अब जरूरत नहीं है। तो ये जो स्विच मैंने दबाया ना, उसके थ्रू एक इंफॉर्मेशन भेजा कि भाई तुझको क्या करना है। सिमिलरली अगर कोई टीवी चल रहा है तो जब रिमोट को वो स्विच ऑन कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअली, वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है फोटोन के थ्रू टीवी तक कि भाई अब तू चालू हो जा। और अगर बंद करना है तो मैंने फिर से स्विच दबाया और वो इंफॉर्मेशन फिर से फोटोन के थ्रू ट्रेवल होके टीवी तक गया और टीवी को बोला बंद हो जा। तो ऐसे ही दुनिया में हर एक जो चीज होता है ना, वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू ही होता है। मतलब ये काइंड ऑफ जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यहाँ पर काइंड ऑफ वही है। मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ही होता है, लेकिन जो भी रिएक्शन होता है ना वो किसी ना किसी एक्शन के थ्रू होता है, और उस एक्शन के थ्रू हम लोग जो इंफॉर्मेशन होता है वो उस डेडिकेटेड चैनल तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो काम करता है। सिमिलरली साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, तो वो बेसिकली ग्रेविटॉन कैरी करता है वो इंफॉर्मेशन। ग्रेविटॉन इस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ऑब्जेक्ट तक पहुंचाता है और बोलता है भाई तुझको यहाँ तक खींचे चलाना है क्योंकि तुझको मैं खींच रहा हूँ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ऑब्वियसली डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका डिफरेंट मास होता है और उसके लिए वो डिफरेंट स्पीड में अर्थ की तरफ खींचा चला आता है। लेकिन ये जो ग्रेविटॉन है ना, जो कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैरी करता है, वो थियोरेटिकल है, वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। साइंटिस्ट उसके ऊपर अभी तक लगे हुए हैं और इलॉन मस्क कहीं ना कहीं यही चाहता है कि वो ग्रेविटॉन को ढूंढ ले और उसको कंट्रोल कर ले। क्योंकि अगर इलॉन मस्क ग्रेविटॉन को कंट्रोल कर लेता है ना, तो फिर वो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता है, इवन ग्रेविटी को जीरो बना सकता है। अब इसके पीछे जो मेन रीजन है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। इलॉन मस्क का जो मेन टारगेट है, अगर आप लोगों को पता है तो फिर आप लोग कमेंट्स में जाके बताओ। इलॉन मस्क का जो मेन टारगेट है वो है मार्स पर पहुंचना और वहां पर ह्यूमंस को बसाना। देखो इलॉन मस्क को ना दूसरे प्लेनेट में जाने के लिए उसके पास सब कुछ है। जैसे कि उसने स्पेसएक्स बना लिया तो उसका खुद का रॉकेट है, फिर उसके पास ह्यूमनॉइड रोबोट्स है जो कि पहले मार्स में जाकर वहां पर बिल्डिंग वगैरह जो भी बनाना है वो बना सकता है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। फिर उसके पास जो न्यूरालिंक का चिप है उससे उसको ह्यूमन ब्रेन का बहुत सारा डेटा मिलेगा, उसको वो अपने ह्यूमनॉइड रोबोट में फीड कर सकता है ताकि वो लोग वैसे बिहेव कर सके। और इन सब चीजों के लिए अल्टीमेटली चाहिए क्या? चिप चाहिए, एक ह्यूज डेटा सेंटर चाहिए जो कि इन सब डेटा को प्रोसेस कर सके, और अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए जो कि टेराफैब के थ्रू वो अब करने वाला है। लेकिन इसके बाद भी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है ना वो है टाइम। एक्चुअली अर्थ से मार्स तक जाने के लिए जो टोटल टाइम लगता है ना वो 6 से 7 महीने तक लग सकता है। लेकिन बात यहां तक नहीं है, सिर्फ मार्स नहीं, अगर कोई मार्स तक जा रहा है तो फिर उसके अंदर ये भी हो सकता है कि मैं दूसरे प्लेनेट पर भी जाऊं। मान लो कि यूरेनस या फिर नेपच्यून मान लो, तो नेपच्यून में जाने तक पृथ्वी से टाइम लगता है टोटल 10 से 15 साल। अब सिर्फ जाना नहीं है, आपको सिर्फ रिटर्न बैक भी करना है, तो रिटर्न बैक में फिर से 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो अगर किसी इंसान को आप नेपच्यून में भेजोगे तो 30 से 35 साल ऐसे ही चले गए। ऊपर से इतने सालों में तो जिसने एक्सप्लोरेशन शुरू किया था वो खुद ही मर सकता है। तो सोच सकते हो यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसका लाइफ का जो 30 से 35 साल है वो रॉकेट में बैठकर निकल जाए। और यही पर एलॉन मस्क जो है इसीलिए ग्रेविटॉन को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि अगर ग्रेविटॉन को उसने कंट्रोल कर लिया तो फिर एक्चुअली क्या होगा? देखो मास तो जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी वो जीरो कर सकता है। तो ग्रेविटी को जीरो जब करेगा ना, तो जो स्पेसशिप है वो कंटिन्यूअसली एक स्पीड पे जा सकता है विदाउट एनी ऑर्बिटल रोटेशन, विदाउट एनी थर्स्ट। वो एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन करके वो जा सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। बहुत स्मॉल लेवल का फ्रिक्शन होता है, लेकिन अभी बात करता है कि मान लो ग्रेविटी है ही नहीं, तो एक स्पेसशिप विदाउट ग्रेविटी अगर 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला जाता है विद हाईटेक टेक्नोलॉजी, देन उसको मार्स तक पहुंचने में 3 से 5 साल लगेंगे, जो कि पहले 10 से 15 साल लग रहे थे। और यही पर अगर उस स्पेसशिप ने लाइट का अगर 10% स्पीड भी पकड़ लिया ना, तो फिर 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड में 1.5 से 2 दिन में वो नेपच्यून तक पहुंच सकता है। मतलब एक वीकेंड का ट्रैवल होगा। और स्पीड ऑफ लाइट शायद अचीव भी कर ले, जो कि मैं पहले कह रहा था कि पूरे यूनिवर्स का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट थिंग क्या है, उसको अगर ढूंढ लिया जाए, शायद उससे हम लोगों को कोई ऐसी एनर्जी मिले, कोई ऐसा मटेरियल मिले जिससे हम लोग जो है वो लाइट का स्पीड का 10% एटलीस्ट अचीव कर पाए। और अगर ये अचीव हो जाता है तो फिर वही स्पेसशिप जो है वो 1.5 से 2 दिन में नेपच्यून तक जा सकता है। तो यहाँ का टाइम का जो बाउंड्री है वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए शायद इलॉन मस्क को इतना ज्यादा पावर चाहिए, इतना बड़ा एक सुपर कंप्यूटर चाहिए जो कि कैलकुलेट कर सके कि पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, सबसे छोटा चीज क्या है। और दूसरा चीज ये है, वो ग्रेविटॉन को ढूंढना चाहता है और ग्रेविटॉन को कंट्रोल करना चाहता है। और इसीलिए मैंने कहा था इलॉन मस्क जो है वो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिसने भी हम लोगों को बनाया होगा, जिसने भी इस यूनिवर्स को बनाया होगा, उसने बहुत ही सोच समझ के बनाया है, एकदम पिक्सल परफेक्ट बनाया है।
और अभी इलॉन मस्क उसी रूल्स एंड लॉस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो काइंड ऑफ भगवान ही करता है। अभी तो मेरे लिए यही अल्टीमेट ट्रूथ है, लेकिन फ्यूचर में शायद वो कुछ ऐसा इन्वेंशन करे जिसके थ्रू उसका जो एक्चुअल इंटेंशन है ना, उसका हम लोगों को पता लग सके। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक शेयर एंड जो सब्सक्राइब वाला मैंने बात कहा था वो सब्सक्राइब कर देना थोड़ा सा।